सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिटी ब्रिगेड। दिस इज बादा वालम एंड बच्चा, आप लोग को बता दूं, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है कि आज यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है सीयूटी 2025 का। एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड था कि 4th ऑफ जुलाई को रिजल्ट आने वाला है, बट स्टिल यहाँ पर 2 बजे के अराउंड हमें आज फाइनल रिजल्ट देखने को मिला। एंड ऑल्सो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पे डिफिकल्ट था इस बार का, बट स्टिल बहुत अच्छा स्कोर करने वाली क्रिस्टीना यहाँ पर हमारे साथ अवेलेबल है। तो वेलकम क्रिस्टीना। एंड यहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करने वाली है एंड बताने वाली है कि क्रिस्टियाना ने किस तरह से प्रिपरेशन करी थी एंड जो चैलेंजेस फेस करते हैं एक एस्पिरेंट बोर्ड्स इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू करते हुए, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को कैसे उन्होंने टैकल किया और इतना अच्छा स्कोर यहाँ पर अचीव किया। तो पूरी जर्नी को हम यहाँ पे समझेंगे, बात करेंगे एंड देखते हैं, ताकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे। तो आपके लिए पूरा सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्रिस्टियाना, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सीयूटी को लेकर के जब आपने पहली बार आपके माइंड में एक थॉट आया होगा कि यार मुझे सीयूटी एग्जाम देना है, तो वो कौन सा टाइम पीरियड था? क्या आप 11th में ही आपने सुन लिया था इस बारे में, या 12th में आपको पता चला? तो आप मुझे बताइए सीयूटी के बारे में कब पता चला आपको? यस सर, 11th से हमको पता तो था कि सीयूईटी होता है एंड उसी से हमें अच्छे कॉलेजेस जैसे बीयू बीएचयू वैसी यूनिवर्सिटीज में हमें एडमिशन मिलेगा। Okay? सो 11th से आइडिया था, बट वी ऑल्सो न्यू कि 12th का ही सिलेबस मोस्टली आता है, तो प्रेपरेशन मोस्टली 12th से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, ठीक है। तो ऑल दो एक बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बच्चे ये सोच करके कि सर बोर्ड्स के साथ सीयूटी को कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज वहां पर पूरा पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। एंड जब बात की जाए सीयूटी की, तो यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो कैसे आपने मैनेज किया इस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के जो कॉम्बिनेशन होते हैं थ्रू आउट द ईयर? तो उसमें कैसे आप प्रिपेयर करते थे अपने आप आई थिंक बोर्ड्स के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं, अगर आप जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है, इवन इफ इट्स लाइक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, अगर आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ साथ आप सीयूईटी के भी कोचिंग्स या फिर कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं और साथ साथ प्रिपेयर करते जाते हैं, तो इट बिकम्स प्रिटी इजी और ऐसे बहुत स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं होती है। थोड़ा सब्जेक्टिव के लिए बोर्ड कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, बिकॉज सब्जेक्टिव होता है तो आप अपने मन से आप सोच कर समझ कर लिख सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जैक्टली आंसर पता होना चाहिए। तो थोड़ा वो चैलेंज होता है, बट आई थिंक प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। सो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर है अवेलेबल एंड बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं वो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड कौन से स्कूल से एंड कौन सी स्ट्रीम आपकी थी और कितना स्कोर आपका बोर्ड्स में रहा है। फिर हम आएंगे सीयूटी की तरफ। Yes. मैं डीपीएस भिलाई में हूँ, छत्तीसगढ़ में। ओके। और यहाँ पे मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में लिया है एंड मेरा बोर्ड्स का स्कोर था, आई स्कोर्ड 97.4%। ओके, तो 97.4% यानी आपका पूरा थ्रू आउट द ईयर स्टार्टिंग से क्लियर था कि भाई मुझे बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों में अच्छा स्कोर करना है। ओके, एंड व्हाट अबाउट सीयूटी? आपने सीयूटी में कौन सा डोमेन, कौन कौन से डोमेन चूज किए थे एंड उन डोमेन्स में आपने कितना कितना स्कोर किया है, अगर आप यहाँ पर हमारे व्यूज को बता पाए। जी, आज मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था, तो मैंने डोमेन में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश लिया था। तो इनमें कितना कितना स्कोर है आपका, अगर इंडिविजुअली आप बता पाए परसेंटाइल वाइज? इसमें इंग्लिश में आई स्कोर 99.94%, दैट्स ग्रेट। अकाउंटेंसी में आई स्कोर 98.89, बीएससी में आई स्कोर 100 परसेंटाइल, इकोनॉमिक्स में 99.93 परसेंटाइल। सो सबसे पहले एज कम्पेयर टू, अगर हम लास्ट से बात करें तो ये बहुत कॉमन था, बट इस बार ये थोड़ा सी यूनिक हो जाते हैं मार्क्स, जस्ट बिकॉज कि इस बार इंग्लिश में काफी बच्चों के मार्क्स कम हुए, इकोनॉमिक्स में काफी बच्चों के मार्क्स कम हुए, एंड जैसा आपने मुझे बताया कि बिजनेस स्टडीज में आपके 100% है एंड द थिंग इज कि अकाउंटेंसी में भी आपके 99% है। सो बेसिकली इतना अच्छा स्कोर आप कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स में कर रहे हो, तो ये जो आपने एग्जाम दे के आप निकले थे, तो क्या आपको वहां से ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था? क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में काफी बच्चों के मार्क्स कम हो गए, तो क्या ये नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट आपको भी आपके मार्क्स पे देखने को मिला है, या ऑल दो एक्सपेक्टेड मार्क्स ही आपको बाद में फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिला है? एक्चुअली जब मैंने अकाउंट्स बीएससी के एग्जाम दिए थे, उसमें उतना स्ट्रेस नहीं था, पेपर देकर ही काफी आइडिया था कि इजी पेपर था, पॉसिबल है स्कोर करना। इकोनॉमिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, बिकॉज माइक्रो भी था, मैक्रो भी था, तो थोड़े क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे थे, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल थे उसमें, कि डाउट थे कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो हमने अटेम्प्ट किए। बट ओवरऑल जो प्रोविजनल आंसर की आया था, कहीं ना कहीं लाइक समवॉट सिमिलर ही रहा, उससे रिजल्ट बहुत नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट मेरे रिजल्ट पे नहीं किया है।
सो काफी बच्चे जो होते हैं परसेंटाइल में मार्क्स को समझ नहीं पाते कि 99 परसेंटाइल है 100 परसेंटाइल। तो अगर आप ओवरऑल स्कोर इन टर्म्स ऑफ मुझे अगर मार्क्स के फॉर्म में बता पाए कि आउट ऑफ 1000 मार्क्स आपके कितने स्कोर आपका टोटल स्कोर रहा है? मेरा स्कोर आउट ऑफ 1944 आया है। ओके, सो जैसा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा एक बार इस बात को कि इस बार कॉमर्स के अंदर अगर हम बात करें 1000 में से 944 मार्क्स जो है बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जस्ट बिकॉज कि काफी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम होते हुए देखे हैं एंड इसके पीछे कई कई डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। एंड एक मेजर रीजन तो ये भी था, जैसा आप मुझे बताना चाहें कि एग्जामिनेशन से कुछ मंथ पहले, अगर 2 से या अराउंड अराउंड 2 मंथ्स की अगर हम बात करें तो 2 मंथ्स पहले एक सिलेबस आता है। एंड सीयूटी के सिलेबस में एक मेजर चेंज देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर, जहाँ पे पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स को हटा करके माइक्रो को ऐड कर दिया गया था। तो वो कितना चैलेंजिंग आपको लगा एंड उस चैलेंज को आपने कैसे अडॉप्ट किया और कैसे उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया अपनी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर? क्योंकि ऑब्वियस है आपके माइंड में स्टार्टिंग से होगा कि मुझे इन इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो पे एग्जाम देना है सीयूटी का, बट लास्ट मोमेंट पे जो इतना बड़ा चेंज आया तो उसको आपने कैसे टैकल किया? बिल्कुल, क्योंकि जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स अपने बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं, तभी आप काफी उस माइंडसेट से कर रहे होते हैं कि सीयूटी में भी ये जरूरत पड़ेगा, तो उस चीज को ध्यान में रख के, मोरओवर थियोरी सब्जेक्ट है तो बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट्स गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में उनमें सिलेबस आया, चेंज हुआ कि माइक्रो के सिर्फ जो 2 यूनिट्स आने थे, पूरा माइक्रो का सिलेबस आ गया। तो उसमें थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि माइक्रो 11th में पढ़ा, उसे ब्रश अप करना और मैक्रो के साथ कंफ्यूज ना होना, वो चीजें थोड़ी मुश्किल थी। बट आई थिंक जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज मैंने लिया था, तो सुपरग्रेड्स का भी और बुक्स से भी प्रैक्टिस कर रही थी, और एनसीईआरटी ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आई थिंक वो सब कुछ करने से आपका माइक्रो भी आप काफी अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। बट इट ऑफ कोर्स टेक्स टाइम, और आपको प्रेशर भी बहुत बिल्डअप हो गया था उस एक टाइम पे, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा था, ज्यादा टाइम था नहीं। बट कहीं ना कहीं इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, एंड अच्छे That's से great, great, great. सब। So basically, एक चीज मैं यहाँ पर अपना यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है साल भर जब आप पढ़ते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं वो आपके साथ कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो क्या चीज ऐसी होती है यहाँ पे क्रिस्टियन आप बताना चाहें जो कहीं ना कहीं अलग बनाती है हमें? क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बहुत सारी फैमिली गैदरिंग में को अवॉइड करना या फोन्स वगैरह यूज कम कर देना या समथिंग समथिंग। तो क्या इस तरह के कुछ सेक्रीफाइसेस आपकी तरफ से भी थे, या सारी चीजें आप मैनेज करते करते स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे थे? तो क्या ऐसा था जो कहीं ना कहीं आप ऐड ऑन करना चाहोगे अपने साथ में कि ये मैंने डिफरेंट किया तो दैट्स वाई ये मार्क्स मैंने अचीव कर पाए? यस, शुरू से 12th के स्टार्टिंग से ही, इनफैक्ट बोर्ड्स के प्री बोर्ड्स तक भी, इट वाज क्वाइट वेल बैलेंस्ड और अच्छे से मैनेज हो पा रहा था सब कुछ एक साथ। पर उसके बाद ऑफ कोर्स प्रेशर बिल्डअप होना चालू हो गया, तो आई स्टार्टेड अवॉइडिंग जैसे फैमिली गैदरिंग्स और बहुत सारी चीजें घर पर ही, बहुत पिछले कुछ 5-6 महीनों से घर पर ही रहकर, और सब कुछ फोन देखना भी काफी, एक लिमिट बनाना पड़ता है खुद के लिए, तो वो सब कुछ करना पड़ा। ओके, सो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने अपना रिजल्ट शेयर किया? आपके साथ कौन कौन थे साथ में एंड या अगर कोई नहीं था आपने अकेले देखा तो क्या रिएक्शन था? आप अगर बताना चाहें कि पेरेंट्स कितने खुश थे एंड क्या रिएक्शन था उनका बेसिकली? जी, मेरे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स दोनों मेरे साथ ही थे आज मैंने रिजल्ट देखा, सो ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी और सब खुश थे। सबके लिए ये एक अच्छी अचीवमेंट है, उन लोग भी बहुत खुश हैं। यस। सो बेसिकली जब एक जर्नी की बात की जाए, क्योंकि ऑब्वियस है एक दिन की मेहनत नहीं होती हमारी, जब हम इतना अच्छा स्कोर करते हैं तो ऑब्वियस है पूरी थ्रू आउट द जर्नी एक पूरी मेहनत होती है हमारी। सो कहीं ना कहीं एक जैसा टाइम भी नहीं होता जब एक पूरे 12 मंथ की बात की जाए। तो पूरा 12 मंथ एक सिनेरियो में या एक तरह से हम देखा जाए तो वो मीटर हमारा अप या डाउन होता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह का आपका मीटर रहा, अगर हम पूरे 12 मंथ्स की बात करें कि कभी ऐसा फेस आया जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, या आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन टाइप का कुछ होता है जिसमें कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, इतना अच्छा स्कोर नहीं होगा, समथिंग समथिंग, या कोई ऐसा जर्नी में कुछ ऐसा पार्ट रहा हो जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो कि यार बेसिकली मैं बहुत अच्छा करने वाले हूँ बिकॉज मेरा बोर्ड्स का भी अच्छा चल रहा है, समथिंग समथिंग। तो पूरी जर्नी में आप मुझे बताना चाहें कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका कैसा कैसा जर्नी रहे या कम ज्यादा सारी चीजें? सो बिकॉज शुरू में तो बोर्ड्स में ज्यादा फोकस था, तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, बट एक कंसिस्टेंसी रखनी थी शुरू से कि जहाँ जितना पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज कर कर उसे एकदम फाइनलाइज करना था अपने दिमाग में।
तो वो एक कंसिस्टेंसी हमेशा से बनाने का एक दिमाग में वो प्रेशर था। बट एग्जाम को लेकर और रिजल्ट्स को लेकर उतना स्ट्रेस नहीं था शुरू से। बट लेटर ऑन जैसे एग्जाम पास आता गया, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आपकी एंजाइटी बढ़ती है। एंड मैं वैसे थोड़ा एग्जाम्स देने के लिए थोड़ी एंशियस रहती हूँ, तो वो थोड़ा सा रहा मेरे लिए भी। बट आई गेस उस चीज को डील करना ही सबसे जरूरी होता है, बिकॉज एक एग्जाम में पैनिक हो जाओ तो मैंने वो भी फेस किया है 12th में अपने मिड टर्म्स में वगैरह। आई हैड सम लाइक पैनिक अटैक जैसे सिचुएशंस भी होते थे कभी कभी, जिससे खराब हो जाती थी चीजें। तो उस चीज को हैंडल करना लेटर ऑन धीरे धीरे सीखा। एंड उसके बाद अब दैट्स व्हाई सीयूईटी में आई ट्राई टू कीप माय काम, एंड उसके बाद ये सब कर सो पाई। बेसिकली थ्रू आउट द जर्नी एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड ऑन हो जाता है जब आप ये पूरी सारी चीजें बताते हो। तो ऑब्वियस है पूरे साल भर में आपको कोई एक ऐसा पर्सन होता है, और टीचर्स तो सारे ही आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं हमेशा, बट जो आपकी फैमिली में आपके साथ अवेलेबल होता है एंड उनका कितना बड़ा रोल होता है, ये आप बताना चाहें यहाँ पर कि कौन ऐसा पर्सन था जो आपके साथ थ्रू आउट द जर्नी अवेलेबल था जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ी, या कोई ऐसा पर्सन जिसको देख के आप कंटिन्यूसली मोटिवेट होते रहे एंड कहीं ना कहीं एक तो होता है मोटिवेशन का सोर्स जब हमें मिलता है तो हम और अच्छा करते हैं या हमें और अच्छा करने का कहीं ना कहीं अंदर से आता है कि हमें और अच्छा करना है। तो बेसिकली कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में जो आपके साथ हमेशा साथ था और आप कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहा था। जी, तो मेरी बड़ी सिस्टर है। शी यूज्ड ओके। टू बी माय कांस्टेंट सपोर्ट, और जब भी कुछ भी लगता था तो उन्हीं के पास जाती थी। एंड शी यूज्ड टू बी कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग मी, और हमेशा साथ रही है, उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। और पेरेंट्स ऑफ कोर्स, अब जब सारे लोग आपके घर में इतना आपको सपोर्ट करते हैं, आप पर कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, तभी बच्चा खुद भी उस चीज को सही से हैंडल कर पाता है। सो आई थिंक दैट्स आई हैव ग्रेट। बीन ब्लेस्ड दैट वे कि पेरेंट्स एंड मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत हेल्प किया है थ्रू आउट द होल डेफिनेटली। तो जर्नी। एंड टीचर्स। मेरी तरफ से भी बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी है एंड द थिंग इज कि आपकी जो आइडल है आपकी सिस्टर, उनको भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी। जस्ट बिकॉज कि ऑब्वियसली एक सेलिब्रेट करने का मोमेंट आता है एंड वो पूरी फैमिली के लिए होता है। अगर एक टीचर सेलिब्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली ही सेलिब्रेट करती है, और पूरी फैमिली कहीं ना कहीं इन सब चीजों में छोटे छोटे रोल प्ले करती है, और मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन जब होता है तो डेफिनेटली इस तरीके का रिजल्ट जनरेट होता है। ओके कृष्णा, तो मुझे एक बात बताइए कि इस साल जैसे हमने क्वेश्चंस देखे, काफी बच्चे परेशान थे एग्जाम देने के बाद कि सर हमने लास्ट ईयर पीवाईक्यूज बहुत सारे लगाए थे एंड वो सारे पीवाईक्यूज से बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस इस साल देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले तो आपने कितने पीवाईक्यूज लगाए थे एंड उस पीवाईक्यू से कितना डिफरेंट पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिला, एंड क्योंकि ऑब्वियस है बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपने क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए हुए थे ऑलरेडी, तो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को करना, एंड ओवरऑल अगर आप बताना चाहें आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल सारी चीजें कि टेस्ट का कितना हेल्प मिला आपको आपके बेसिकली जर्नी में या आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न को समझने में। सुपर ग्रेड्स की टेस्ट सीरीज का आप मुझे बताना चाहें कि क्या इसमें पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिली। सुपरग्रेड्स की टेस्ट सीरीज में हमें पीवाईक्यूज भी मिलते थे, एंड इनफैक्ट टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट पूरा अवेलेबल होता था। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से रिविजन करने के लिए वो बहुत हेल्पफुल होता था। इनफैक्ट इवन बोर्ड्स के टाइम पे किसी एक सब्जेक्ट के बीच में जब सब्जेक्टिव पढ़ के आप बोर हो जाते हैं, तो आप रिविजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेते हैं, और वो काफी हेल्पफुल होता है फॉर बोर्ड्स एज वेल। तो वो मेरे बहुत काम आया। ऑल्सो आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, एक आइडिया बनता जाता है कि इवन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर्स। तो डेफिनेटली। वो एक आइडिया बहुत हेल्प किया मुझे सुपरग्रेड्स की टीम। और बहुत लाइक उसके टेस्ट सीरीज, हर सब्जेक्ट के 30-40 टेस्ट सीरीज रहते थे, जो कि वेरी बहुत हेल्पफुल होते थे। और तो पीवाईक्यूज आपने एग्जामिनेशन से पहले जैसे ऑल्दो 2022 23 24 में एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके थे, तो वहां से जो आपको टेस्ट पीवाईक्यूज मिल रहे थे टेस्ट में अलावा, या आपके पास जो पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट अवेलेबल होता है, तो वो पीवाईक्यू से कितने डिफरेंट क्वेश्चंस इस साल आपको देखने को मिले कि जैसा हमें ऑब्वियस है कि हम जब पीवाईक्यूज लगा रहे होते हैं तो हमें हमारे माइंड में एक थॉट बिल्ड होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या वैसे ही क्वेश्चन इस साल भी देखने को मिले आपको आपके एग्जामिनेशन में, या कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे? पीवाईक्यूज पे आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट लाइक अ मेजर प्रोपोर्शन उसी से आता है। बट आप कई बार पीवाईक्यूज देकर भी, आपको एनसीईआरटी अगर आपने बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो पीवाईक्यूज अगर एग्जैक्टली वो नहीं भी आते हैं, तो आप अच्छे से डील कर पाते हैं उस क्वेश्चन से। तो आई थिंक पीवाईक्यूज थोड़े डिफरेंट थे उससे क्वेश्चंस, बट अगर आपने एनसीईआरटी का बेस अच्छा रखा हुआ है, तो आई गेस हो पाता है अच्छे से। एंड एक चीज जो मैं हमेशा देखता हूँ, हर साल मैं आता हूँ एंड बहुत सारे बच्चे जब टॉपर होते हैं उनसे मैं बात करता हूँ, तो वो एक चीज बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है ओवरऑल जब इस तरीके का स्कोर हम जनरेट करते हैं।
तो जैसा मुझे पता है आपके बारे में कि आप कंटिन्यूसली पूरे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, एंड टेस्ट के बाद आपके पास मेंटोर अवेलेबल होते हैं कि अगर टेस्ट सीरीज में या कहीं पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह में डाउट है तो वो मेंटोर से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप यूट्यूब के भी लेक्चर्स वगैरह एंड क्लासेस वगैरह में अवेलेबल होते थे, तो इसमें आप अगर बताना चाहें कि कितना हेल्पफुल था या किस तरीके का करिकुलम आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये हेल्पफुल था आपके एग्जामिनेशन के लिए थ्रू आउट द ईयर, अगर हम बात करें यहाँ पर। एंड द थिंग इज की मेंटोर आपके लिए कितने हेल्पफुल थे, वो भी अगर आप उस पर बताना चाहें कुछ। ऑफ कोर्स। जब भी मैंने लाइक बोर्ड्स के पहले से ही सुपर दैट्स की टेस्ट सीरीज वगैरह और बुक्स वगैरह सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी थी। कुछ भी डाउट रहे तो डाउट सेशंस में ज्वाइन करना अच्छा होता है, काफी हेल्पफुल होता है, काफी अच्छे से डाउट क्लियरेंस होती है। मैंने आपके भी जो लास्ट के मॉक वाले पेपर्स होते थे जो हर दिन होते थे वो भी काफी अटेम्प्ट किए थे। सो वो सब बहुत हेल्पफुल होता है। और एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है आपको, जो कि बहुत अच्छा होता है, आपके हेल्पफुल होता है आपके लिए बहुत। डाउट ओके, क्लियरिंग बहुत अच्छे से हेल्पफुल था। ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा, आपको बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं एंड वो जानना चाहते हैं कि जैसे हम अगर 2026 के एस्पिरेंट हैं एंड अभी हम यहाँ से अपना एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि 2026 की एग्जामिनेशन में हमें बैठना है, 2026 के एग्जामिनेशन में हमें अपियर होना है, वहां पर हमें इसी तरह के मार्क्स को जनरेट करना है, तो उनके लिए आपको अगर कुछ गाइडेंस देनी हो कि आप बता पाए कि किस तरह से उनको प्रिपेयर करना चाहिए। ऑल सारी स्ट्रैटेजी अपनी होती है, बट स्टिल क्योंकि अब आप ये एग्जाम क्रैक कर चुके हो, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर चुके हो, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज कर सकते हो उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग से। अगर आज जुलाई में कोई बच्चा अपना सीयूटी का विजन लेके आगे बढ़ रहा है, सो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, एंड थ्रू आउट द जर्नी अगर आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस हो एस्पिरेंट्स के लिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, जो गाइडेंस उनके लिए हेल्पफुल हो एंड वो भी इस तरीके का स्कोर अचीव कर पाए। कंसिस्टेंसी जैसे है, हर हर दिन हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उससे आप एक आपको पता चलता है वेयर यू स्टैंड अमंग द अदर्स। आपको फुल एक रैंक भी पता चलता है, आपका पूरा सब कुछ आपको पता चलता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है उससे कि आप किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं चीजों को। और मैं पर्सनली आई एम एन अर्ली बर्ड, तो मुझे सुबह उठकर मेरी पढ़ाई बहुत मुझे लगता है कि इट्स द मोस्ट बेनिफिशियल टाइम ऑफ द होल डे। सो आई थिंक मेरी वो स्ट्रैटेजी है, बट ऑफ कोर्स हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिन भर में इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी फॉर द होल डे, बट इवन इफ जब आप जितना वक्त दें, इफ यू वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, इफ यू सिंसियर फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आप बहुत अच्छे से जो भी आप पढ़ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करते जा सकते हैं, विच विल ऑलवेज बी हेल्पफुल बोर्ड्स के लिए भी और सीयूटी के लिए भी। तो शुरू से अभी से खासकर इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि वोकैबुलरी ऐसी नहीं है जो आप एक महीने में कर सकते हैं। वो आपको शुरू से बहुत प्रैक्टिस करके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब चीज की बहुत प्रैक्टिस लगती है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना एक अच्छी चीज है, जो कि मैंने बहुत देर से बिल्डअप किया, विच वाज आई थिंक मुझे और शुरू से करती तो और बेनिफिशियल होता। बट एक वो चीज है। और बेसिकली कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस शुरू से, मॉक टेस्ट लगाना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस शुरू से प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे किसी ने समझाया है एंड बताया कि किस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच क्रिस्टियाना। एंड एक चीज लास्ट हम कंक्लूड करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से अब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, यहाँ से आपका क्या कॉलेज, कौन सा टारगेट कर रहे हो आप, एंड कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, और आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। यानी कि ऑब्वियस से जब हम अपने आप को करियर एज एन करियर कहीं ना कहीं हम बिल्ड करते हैं, तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यार ये चीज कंप्लीट करनी है या ये बनना है। तो जो आपका ड्रीम या कोई आपका ऑब्जेक्टिव हो, जो साथ साथ आप यहाँ पे बताना चाहें कॉलेज के साथ में, एंड फिलहाल स्टार्ट करें आपकी आपका कॉलेज एंड कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हो इस मार्क्स के साथ में। मैं बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रही हूँ डीयू में। एसआरसीसी इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स, ग्रेट। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड और लॉन्ग टर्म गोल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे इंसान हूँ जो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसे सही से करके एक लंबे गोल के लिए डिसाइड करती हूँ। तो मुझे अकाउंटिंग और फाइनेंस में ही अपना करियर बिल्डअप करना है, मुझे ये आइडिया है। अब आगे जैसे जैसे कॉलेज का एक्सपीरियंस होता है, आई एम श्योर आई एम गोना गेट सम गुड डेफिनेटली। गाइडेंस तो यहाँ फ्रॉम पे देयर। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली एंड ये हमेशा एक मोटिवेशन का एक सोर्स होता है कि whenever we wanted to achieve long term goal then we have to achieve the short term goals first, कि हमें एक बड़े लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना होता है। सो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि
तभी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव भी कर पाते हो, एंड द थिंग इज कि उसके लिए सही पाथ पे आगे बढ़ पाते हो। सो दैट्स ग्रेट। बहुत सारी बातें यहाँ पे किसाने के साथ में डिस्कस हुई, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीजों को समझाया बताया, ताकि जो आपको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जो अपनी चीजें आपको एड ऑन रखनी चाहिए कि यार ये चीजें मुझे करनी है। अगर आप भी ऑब्वियस है कि अगर हम सीयूटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी थॉट होता है कि इसी तरीके के मार्क्स के साथ हम आगे बढ़े, एंड जो हमारा ड्रीम कॉलेज है वो हम फुलफिल करें। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर क्रिस्टियाना, एंड आपको एंड आपकी पूरी फैमिली को, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कोर किया है इतने डिफिकल्ट इतने टफ रिजल्ट में भी। अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट जनरेट किया। इंडिया के अगर टॉप 10 की भी बात करूं तो आप वहां पे इसमें एग्जिस्ट करते हो। सो दैट्स ग्रेट, एंड ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए भी, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए भी बहुत प्राउडली मोमेंट है कि मैं आपके साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहा हूँ और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह की चीजें हमने यहाँ पर साथ में मिलकर डिस्कस की, एंड साथ में मिलकर बहुत सारी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाया, और आज इस गोल को हमने फाइनली अचीव कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जितनी भी चीजें आपने सोच रखी आई डेफिनेटली, मुझे पता है कि वो सब कुछ आप अचीव करने वाले हो। सो बस पार्टी वार्टी आपने ऑब्वियसली करना स्टार्ट करनी कर ही दीजिएगा, बिकॉज अब तो कोई बात बची नहीं है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा, यहाँ पे आपका मतलब इस टाइम पर, जिस टाइम पर कि बहुत ज्यादा फोन आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग बुला रहे होते हैं मिलने के लिए, उसमें आपने इतना इंपॉर्टेंट अपना टाइम निकाला कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आपकी गाइडलाइंस थी, ये जो गाइडेंस थी बेसिकली, वो सारी ही बहुत तो मतलब बहुत अच्छे से हम बोल सकते हैं कि हमारे स्पिन के लिए बेस्ट टू बेस्ट बनने वाला है, एंड काफी लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा इस सेशन के बाद विजिट। तो थैंक यू सो मच, एंड डेफिनेटली हम कनेक्ट करेंगे आगे भी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड सुपर डैट्स के मेंटर्स ने हमेशा इस जर्नी में मेरा साथ दिया है, सो थैंक यू सो दैट्स ग्रेट, मच। दैट्स ग्रेट, 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 थैंक यू सो मच, टेक केयर।